किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। इस बीच सरकार भी प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से ये आंदोलन रोका जाए। न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए अर्जुन मुंडा, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और उस कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के साथ बातचीत सकारात्मक रही थी, कई मुद्दों पे सहमति बन गई है, कई मुद्दों पे नहीं बनी है, लेकिन जो किसानों की सबसे बड़ी मांग है वो है एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाना। उस पर जब सवाल पूछा गया तो कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी के लिए केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसमें किसान संगठनों ने अपने नुमाइंदे ही नहीं भेजे हैं, उनकी जगह खाली है, लिहाजा इसको आधार बनाकर अगर आंदोलन हो रहा है तो गलत है। जो नियम कानून जो किसान मांग कर रहे हैं उसमें कई तरह के प्रावधान शामिल हैं, इसलिए उस पर बैठकर कमेटी बनाकर बातचीत करके ही उन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। केंद्र सरकार का कहना है कि किसान संगठनों को सरकार से बातचीत करनी चाहिए और मिलकर इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए, इसलिए किसान संगठनों को भी समझदारी से काम लेना चाहिए। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। किसान आंदोलन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की नज़र पूरी तरीके से बनी हुई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जो गुजरात का दौरा था वो कैंसिल करके वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए सुबह और दिल्ली पहुंच गए और पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। हर जानकारी, हर चीज़, फीडबैक उनको दी जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के सभी बॉर्डर पे हालात जो हैं, इंतजाम इतने कड़े किए गए हैं, भारी भरकम पुलिस का बंदोबस्त या पैरामिलिट्री फोर्सेस का बंदोबस्त किया गया ताकि किसान दिल्ली में ना आने पाए। हालांकि जो किसान आंदोलनकारी हैं वो दिल्ली की तरफ लगातार कूच कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं तनाव की स्थिति ना हो और बीच का रास्ता निकाला जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा है कि समाधान होगा। हालांकि जो अपनी मांगे हैं वो उसको लेकर के तमाम किसान जो है लगातार दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है कि अब इसमें आगे क्या रास्ता निकल पाता है, समाधान हो पाता है या फिर किसान लगातार आंदोलनरत रहेंगे। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि हमें किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है। जब तक मैं कांग्रेस में रहा प्रामाणिक तरीके से निष्ठा के साथ काम करता रहा। अब मैंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और मुझे कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहना है। उनके साथ एक एमएलसी अमर राजूरकर, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और बीजेपी की सदस्यता उनको दिलाई जा रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि निश्चित तौर पर अशोक चौहान के आने से उनकी ताकत बढ़ेगी। 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें उसका फायदा होगा और आने वाले समय में बड़ी संख्या में लातूर, नांदेड़ और उस इलाके से लोग बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कैमरामैन दिलीप बावरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। बीजेपी ने सबसे पहले बाजी मारते हुए अपने 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। चुन्नीलाल गरसिया और मदन राठौड़ को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। चुन्नीलाल गरसिया जमीनी कार्यकर्ता संगठन से जुड़े हुए हैं और आदिवासी इलाके में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ भी कही जाती है। वहीं ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए मदन राठौड़ को यहाँ पर टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। मदन राठौड़ वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में पूर्व उप मुख्य सचेतक भी थे और यही कारण है कि जब उन्हें टिकट विधानसभा का नहीं दिया गया तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भरा था, लेकिन पार्टी हाईकमान के कहने पर एक बार में ही उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया और उसी का इनाम उन्हें पार्टी की तरफ से राज्यसभा का टिकट देते हुए दिया गया। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष की तरफ से पार्टी हाईकमान को एक पत्र लिखा गया, कहा गया कि सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा का टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में राज्यसभा की जो कांग्रेस के खाते की एक सीट खाली हुई है वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सीट खाली हुई है। अगले 2 दिन में नामांकन पर्चे भरने का काम भी पूरा हो जाएगा और संख्या बल के आधार पर बीजेपी 2 और कांग्रेस अपने एक प्रत्याशी को राज्यसभा भेज सकती है। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चंदौली के रास्ते दाखिल होगी। 17 तारीख को वाराणसी और फिर भदोही और प्रयागराज होते हुए 19 तारीख को यह यात्रा अमेठी पहुंचेगी। खबर है कि अमेठी में प्रियंका गांधी राहुल के साथ इस यात्रा में शामिल होंगी।
अमेठी से लेकर रायबरेली तक प्रियंका राहुल के साथ साथ चलेंगी। इसके बाद ये यात्रा लखनऊ से होते हुए उन्नाव, कानपुर और 22 फरवरी को झांसी के रास्ते मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ जाएगी। राहुल गांधी की ये यात्रा पहले पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जानी थी, लेकिन बाद में इसका समय घटा दिया। कांग्रेस का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए यात्रा के समय में कटौती की गई। हालांकि कुछ लोग इसे जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद बदले हुए समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के लिए आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। कल अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें एनडीए की सरकार ने 125 मतों से जीत हासिल की थी। नंदकिशोर यादव का राजनीतिक सफरनामा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद शुरू हुआ था। नंदकिशोर यादव 7 बार पटना साहिब क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। साथ ही उन्होंने लंबे वक्त तक पथ निर्माण मंत्री का विभाग भी संभाला है। जानकारी के लिए बता दें, नंदकिशोर यादव बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। वह सदन में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका भी निभा चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वह रह चुके हैं। नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे या लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अगर महागठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो इसका फैसला परसों यानी 15 फरवरी को मतदान के दौरान होगा। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार में सियासी खेला के पीछे की कहानी भी अब सामने आने लगी है। जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की पूरी साजिश रची गई थी। स्क्रिप्ट तैयार थी और लगातार उस पे काम भी हो रहा था। जो एफआईआर पटना के कोतवाली थाना में दर्ज की गई है, अगर उस एफआईआर को देखें तो यह साफ हो जाता है कि किस तरीके से जेडीयू के विधायकों को तोड़ने के लिए न सिर्फ जेडीयू के ही विधायक बल्कि आरजेडी के भी कई नेता लगे हुए थे। इस एफआईआर की माने तो इस मामले में कांग्रेस के भी कई नेताओं का नाम सामने आया है, जो जेडीयू के विधायकों को 5 करोड़ रुपया के अलावा मंत्री पद का लालच दे रहे थे। और ऐसे 1-2 नहीं बल्कि जेडीयू के 1 दर्जन विधायक थे जिनको यह ऑफर आया था। कल नीतीश कुमार ने सदन में कहा भी था कि वो पूरे मामले की जांच करवाएंगे और यह साफ हो चुका है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए बड़ी फंडिंग की तैयारी थी और किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग किया जा रहा था। अब इस पूरे मामले की जांच पटना पुलिस कर रही है, लेकिन जल्द ही इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई को देने की भी तैयारी हो रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सपा के गढ़ आजमगढ़ के चुनावी दौरे पर हैं, जहां पर वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यादव बाहुल्य सीटों पर चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ क्लस्टर की बैठक में लालगंज, सलेमपुर, घोसी, बलिया जैसी यादव बाहुल्य लोकसभा सीट पर जीत को लेकर मंथन हो रहा है। मोहन यादव के जरिए बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि यादवों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। इस बैठक में मोहन यादव के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ सभी लोकसभा के सांसद और पार्टी पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक आजमगढ़ में हो रही है, जबकि पार्टी इसे कमजोर सीटों की संख्या में मानकर चल रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में 60% वोट हासिल करने के लिए बीजेपी यादव मतों में सेंधमारी की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल का अब तक का सबसे बड़ा राशन घोटाले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक के जेल में जाने के बाद ईडी लगातार इसके तह तक जाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं आज कोलकाता में बड़ी कार्रवाई हो रही है और 6 जगहों पे ईडी का रेड चल रहा है और छापेमारी के दौरान ईडी उन दस्तावेजों को यहाँ अपने हाथ लाना चाह रही है, अपने पास लेना चाह रही है, जिसके वजह से जो लोग इनमें जुड़े हुए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इसी के तहत यहाँ पे व्यापारी ने ईडी के पहुंचने के पहले अपने घर से 2 मोबाइल फोन को नीचे फेंक दिया था और उसमें कई ऐसे अहम दस्तावेज थे, सबूत थे, जिसे नष्ट करने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन वो दोनों मोबाइल ईडी के हाथ लग गया है और ईडी इसी के तहत पे और भी लोगों को शिनाख्त करना चाह रही है और ईडी राशन से जुड़े हुए घोटाले के सभी कागजात को जुटाने में जुट चुकी है। और आज की जो छापेमारी है अहम माने जा रही है, इसके ईडी को बड़ी कार्रवाई मिलेगी और ईडी के हाथ ऐसे अहम दस्तावेज लग गए हैं जो ईडी आने वाले समय में कई जो टीएमसी के मंत्री नेताओं के घर भी दोबारा से छापेमारी कर सकता है और ईडी बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता।
एक महीने के भीतर आज लगातार दूसरी बार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने ईडी द्वारा भेजी गई समन के बावजूद ईडी के दफ्तर में हाजिरी नहीं दी। ईडी ने पूछताछ के लिए फारूक अब्दुल्ला को आज यहाँ श्रीनगर के ऑफिस में बुलाया था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर अपियर नहीं हुए और आज जो जानकारी सामने आई है उसके चलते फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो जम्मू में मौजूद है और आज ईडी के श्रीनगर दफ्तर में हाजिर नहीं हो सकते और वो जब वापस कश्मीर घाटी पहुंचेंगे उसके बाद ईडी के सामने पेश होंगे, ऐसे फारूक अब्दुल्ला का कहना है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों की हेराफेरी का मामला है, वो लगातार यहाँ पर ईडी द्वारा उसकी छानबीन की जा रही है और उसी मामले के चलते फारूक अब्दुल्ला को बार बार ईडी की समन आ रही है और पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कैमरामैन मुजीब रशीद के साथ आशुष श्रीनगर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी श्रीनिवास और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत उमंग श्रृंगार जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो हैं, तमाम सैकड़ों के कार्यकर्ता यहाँ पर तस्वीरें में देख सकते हैं। यहाँ पर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करते हुए ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मांग है यहाँ पर जो प्रदर्शन है, जो घेराव है, उसकी वजह है कि यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस यहाँ पर सामने आई है और साथ में जो हरदा ब्लास्ट वाला मामला या फिर महिला अत्याचार, अपराध जैसे मामलों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको आप देख सकते हैं चारों तरफ से पूरा बंद किया गया है और यहाँ पर रोकने की कोशिश है। लेकिन मांग यही है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दे या फिर यूथ के लेकर जो पॉलिसी होना चाहिए वो, और साथ में अपराध जैसे मामलों को लेकर कांग्रेस यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। कैसे पढ़ेगा गुजरात जब 1600 स्कूलें महज एक शिक्षक के भरोसे चल रही हैं। विधानसभा में ये चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। गुजरात में चल रहे बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान राज्य के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोन ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 सालों में शिक्षकों की कमी का सामना करने वाले स्कूलों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस विधायक तुषार चौधरी के एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2023 तक गुजरात में 1600 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ एक शिक्षक है, 60 से कम छात्र हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या 1000 के करीब है जहां 35 से कम छात्र हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एक शिक्षक की ही जरूरत होती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2 साल पहले एक शिक्षक से चलने वाली स्कूलों की संख्या सिर्फ 700 थी, जबकि अब 1600 से ज्यादा हो चुकी है और 19,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार फिर भी शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है, जिसकी वजह से गुजरात के शिक्षा विभाग की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कैमरामैन प्रभात के साथ प्रेम सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। LAC पर तैनात हमारे सेना के बहादुर जवान हमारी सरहदों की 24 घंटे रक्षा करते हैं और सर्दियों में उन जगहों पर जैसे सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाके हैं वहां पर पारा 0 से 50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में सेना के जवान कौन सा विशेष सूट पहनते हैं, कौन से शूज़ पहनते हैं, कौन से ग्लव्स पहनते हैं, कौन से हथियार गोला बारूद का इस्तेमाल करते हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे। और आप देखिए ये जो तमाम आप उपकरण देख रहे हैं ये सेना के जवानों के लिए हैं, चाहे वो जूते हों। हम आपको जो है स्लीपिंग बैग दिखाएंगे और कैसे कड़ाके की ठंड से जवान बचते हैं। ये आप देखिए पूरी तरह से जवान पैक हो चुका है इस स्लीपिंग बैग की मदद से। ये आप देखिए इस तरह से पूरी तरह से जवानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हर एक इक्विपमेंट, ड्रेस, जूते तैयार किए गए हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। शिवसेना के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की अयोग्यता पर जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। सुनवाई पूरी कर ली गई है और फैसला लिखने की प्रक्रिया चल रही है। 15 फरवरी से पहले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जो है इस पूरे मामले पर फैसला जो है वो सुनाएंगे। खुद इसकी पुष्टि विधानसभा के स्पीकर ने की है। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर जो डेडलाइन पहले रखी गई थी वो 31 जनवरी तक फैसला सुनाने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट से समय बढ़ा कर देने की मांग जो है की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने की जो डेडलाइन रखी थी वो 15
फरवरी तक रखी है। क्या ये विधायक जिनको अयोग्य कराने की मांग की गई है शरद पवार गुट की ओर से, उन्हें अयोग्य करार दिया जाता है या फिर कुछ वैसा ही होगा जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था? कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। सपा के 3 उम्मीदवारों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने 3 नामों पर मोहर लगाई, जिसमें जया बच्चन, आलोक रंजन, रामजी लाल सुमन ने आज नामांकन दाखिल किया। जया बच्चन को 5वीं बार प्रत्याशी बनाया गया है। रामजी लाल सुमन 1977 में पहली बार फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव जीते थे। मौजूदा समय में सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं। दलित समाज से आते हैं। उनके जरिए सपा यूपी में दलित मतदाताओं को साधना चाहती है। इसके अलावा आलोक रंजन अखिलेश सरकार के यूपी में मुख्य सचिव रहे थे। जुलाई 2016 से वे नियुक्त हुए थे। सपा राज्यसभा के उम्मीदवारों में जातिगत गुणागणित का पूरा ख्याल रखा गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। धान की सही कीमत नहीं मिलने के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन किसान कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, ताकि सरकार पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जल्द पूरा करो। आप किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही, हाथों में दाल लिए हुए हैं। पूरी करो। एक कूड़ा पड़ा तो में हमने क्या करेंगे इसमें? क्या बैंक का कर्जा मुकाएंगे? जो है वो आप देखिए मायूस जब बैंक का उदास है, क्योंकि बैंकों से कर्जा लिया हुआ है। अब इनके लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि कैसे हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। वो किसान जो है बेहद ज्यादा परेशान है, बेहद ज्यादा दुखी है और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ये भी आपने बाकी जो साथी किसान इनके दिल्ली कूच कर रहे हैं, ये भी उनके साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर ये भी दिल्ली कूच करेंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 अर्निया।